सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on the National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियासत में कामयाबी का आसान तरीन फार्मूला, सब कुछ दूसरों पे डाल दो। और ये आज से नहीं हो रहा, अरसा दराज से हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी तीसरी दुनिया के ममालिक में आप देखते जाइए और शर्माते जाइए। यानी सियासतदान हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं, गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत पर डाल देते हैं, माफियाज के ऊपर डाल देते हैं और कभी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता, पाकिस्तान में भी हम यही विटनेस कर रहे हैं। अब देखिए कि हालिया हुक्मरान जमात मुसलसल यही कहती हुई दिखाई देती है कि हमें तो माफियाज चलने नहीं दे रहे। वो ये भी कहते हैं कि गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत का जो गंद है उसको साफ करने में हमें बहुत वक्त लगेगा। ये वो रविश है जो हमें एक अरसे से देखने को मिल रही है और कारकर्दगी के ऊपर कोई बात नहीं करता। और अगर गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत की ही बात करनी है या कलील मुद्दत हुकूमत की ही बात करनी है तो फिर दौरे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को भी देख लीजिए। 2 साल 2 माह पर मुश्तमिल था। 3 बर्रे आज़मों पर आपने हुकूमत की और 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत का मतलब इतना बड़ा खित्ता है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। उसके सामने पाकिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान मुसलसल एक ही राग अलापते हैं और वो राग है कलील मुद्दत होने का, माफियाज का काम को ना होने देने का और एक और अलमिया, और वो ये कि गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत ने जो कर्ज लिए वो उतारें तो कैसे उतारें और कब तक उतारें। और ये लड़ाई चलती चली जा रही है और न जाने कब तक चलती रहेगी और कब जाकर खत्म होगी। और उसके साथ साथ एक और अलमिया भी है कि जिसकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो वो आप बैल मुझे मार की कहावत के मिसदाक वही करता चला जाता है जो अपोजिशन चाह रही होती है। यानी अब कैबिनेट में बैठे हुए लोगों के मुंह से अगर यह निकलना शुरू हो जाए कि -1 की बात कोई करता है तो -1 हो भी गया तो हमारे जो लोग बैठे हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी आपके मुंह से जो बात नहीं निकलनी चाहिए, जो बात अपोजिशन के मुंह से निकलनी चाहिए, वो आप अपने मुंह से निकालकर अपोजिशन को यह मौका देते हैं कि आ बैल मुझे मार। ये इंतहाई अलमिया की बात है और इस अलमिया के ऊपर बात बनती है। आज की इस डिबेट के एजेंडे से बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मुझे अक्सर टेलीविजन पर देखते रहते हैं। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट, सब अपने पराये होने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन द डिबेट टुनाइट हमारे गेस्ट पैनलिस्ट एहसन इकबाल साहब, साबिक वफाकी वजीर दाखिला, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सेनेटर नोमान वजीर खटक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डेप्यूटी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जनाब इमरान याकूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। सबसे पहले हमारा सेगमेंट एहसन इकबाल साहब के साथ होगा। उन्होंने वक्त निकाला है और हमारे लिए शिरकत की है स्काइप लिंक पर। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो अलमिया है कि जो कुछ आप नहीं कर पा रहे उसका मलबा दूसरों पर डाल दिया जाए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज -1 के हवाले से एक डिफरेंट स्टैंड रखती है। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे गुज़िश्ता प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है तो उसे अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज -1 चाहती है, -PTI चाहती है, या माइनस जमहूरियत का मामला है? मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में आइन की अमलदारी चाहती है और हम समझते हैं कि जो तजुर्बा 2018 में किया गया था इस हुकूमत को एक तजुर्बे के तौर पे लाने का RTS सिस्टम के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, वो पूरी तरह नाकाम हुआ है और इसकी मुल्क बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा है। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर ये अपनी बेवकूफ़ियों से पाकिस्तान की जगहसाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा जिस तरह इन्होंने प्लेन क्रैश का सिलसिला हैंडल किया, पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को क्रैश कर दिया। इसी तरह आपने ये देखा कि CPAC के साथ इन्होंने
क्या हशर किया, आज सी पैक किधर चला गया है। तो अब हमारे ख्याल में इस मुल्क के लिए जो वाहिद हल है वो -1 या -2 का नहीं है, वो ये है कि माइनस जो धांधली का एक हुकूमत है वो की जाए और एक नया इलेक्शन हो, आज़ाद मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन हो, उसमें एक ऐसी हुकूमत आए जिस पर लोगों का एतमाद हो और वो इस मुल्क को मसलों को हल करे और आगे लेकर चले। पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल है, पाकिस्तान इस खित्ते का एक बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से इस वक्त हम साउथ एशिया में सबसे पीछे आ गए हैं। राइट। गैलप का सर्वे आता है, उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो मकबूलियत है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। पीटीआई की मकबूलियत में कुछ कमी वाक़ हुई है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है और वो चीज़ है आपकी फुकदान, आपकी क़यादत पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा जो एक अरसा पहले बड़ी एक्टिव दिखाई देती थी, फाल थी स्ट्रीट पॉलिटिक्स के अंदर और ट्विटर के ऊपर, वो भी एकदम से गायब हो गई। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में सियासत की गर्ज से कोरोना हैंडलिंग के लिए आए तो थे, लेकिन वो आइसोलेट होकर रह गए, वो कम बाहर निकलते हैं। मुद्दा यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती है आप उनके साथ मिलकर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएं। फजलुर रहमान साहब भी यही चाहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की जो क़यादत है वो मिसिंग है और इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं हो सकता। तो इस सारे मुद्दे में अगर कोई काम कर रहा है तो वो पब्लिक है, यानी लाइकिंग डिसलाइकिंग फैक्टर पब्लिक के एंड पर है, आपकी पार्टी के एंड पर नजर नहीं आता। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? नहीं, पीएमएलएन की सारी लीडरशिप मौजूद है, मैं भी हूँ, शायद काकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहबा हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं और दीगर भी हमारे जितने रहनुमा हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये मुस्लिम लीग नून ही है जो इस वक्त इस हुकूमत के तमाम इंतकामी हथकंडों का सफ़े अव्वल में मुकाबला कर रही है। जितने हमारे लीडर्स को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह नैब को हमारे पीछे लगाया गया है, इससे साफ लगता है कि हुकूमत को अगर किसी से तकलीफ है तो वो मुस्लिम लीग नून से ही है। लेकिन हम इन चीज़ों से और इन हथकंडों से घबराने वाले नहीं, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हर जगह हुकूमत की असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर जो उसकी पॉलिसियाँ उनको बेनकाब करें। और यही वजह है कि आपने देखा जो राय आमा का सर्वे है उसमें भी मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह गेन कर रही है और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी बन चुकी है। और अब लोग मुकाबला कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने क्या किया था 5 सालों में और इस हुकूमत ने 2 सालों में। लेकिन बाय लिविंग इन द लालाज गूज लैंड ये बात तो ठीक लगती है, आप ठीक कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ही है जो अपोजिशन कर रही है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आपकी अपोजिशन होने की सूरत में आप लोगों की क़यादत के अंडर क्या तमाम अपोजिशन मुत्तहद है भी या नहीं है? यानी ये हमें नंबर से पता चलता है ना कि आप अगर बजट मंजूरी की बात आती है तो आपका नंबर बहुत कम दिखाई देता है। पंजाब में देखते हैं आपके एमपीएस नाराज दिखाई देते हैं, आपके लोग आपकी क़यादत से खुश नहीं है। खुद एमपीएस खुल कर ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो उनसे मिलते तक नहीं थे, उस्मान बुरदार कम से कम उनसे मिल तो लेते हैं। तो आपकी अपोजिशन खुद ही मुत्तहद नहीं है तो आप गवर्नमेंट को किस तरह टक्कर देंगे? आई मीन ये भी तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना सर। ऑपोजिशन मुत्तहद है, ऑपोजिशन के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। और मैं समझता हूँ कि अब तो खुद हुकूमत के जो हलीफ हैं वो भी उससे टूटना शुरू हो गए हैं। और आपने देखा कि अख्तर मैंगल साहब ने अपना रास्ता जुदा कर लिया है और अब अनकरीब इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर मुझे उम्मीद है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का भी ऐलान हो जाएगा जो ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब होते हैं, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपना लाएअमल पेश करेंगी। और जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी हो, एमएमए हो या मुस्लिम लीग नून हो, किसी के दरमियान ये इख्तलाफ नहीं कि इस हुकूमत को रुखसत होना ज़रूरी है। अगर हमने मुल्क में चेंज ना लेकर आए तो जिस तेज़ी से इक्तिसादी और मुआशी बहरान फैल रहा है ये खुदा ना खास्ता हमें वहाँ ले जाएगा कि 1 साल के बाद शायद तश्तरी पे रख के कोई हुकूमत लेके पीछे फिरेगा, कोई लेने वाला नहीं होगा कि हम लोगों से पत्थर क्यों खाएं, हम लोगों के क्यों उनके सामने उनकी गालियाँ सुने, कुछ करने के लिए नहीं होगा। लिहाजा आज तो मुल्क की मईशत को रिट्रीव किया जा सकता है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से ये तबाह होती गई और मुल्क से पैसा भागता गया, निकलता गया, तो फिर मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना। एहसान इकबाल साहब, सियासतदानों का सबसे बड़ा ये है कि उनसे जो सवाल किया जाए वो जवाब गोलमोल ही देते हैं और शायद आप जवाब मुझे गोलमोल ही देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं रिपीट करूंगा अपने क्वेश्चन को कि आपके पंजाब के एमपीएज
आपके पंजाब की सूबाई क़यादत उसको छोड़ दें। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, उनके वहां पर रहन सहन और ना मिलने से नाखुश थे। वो ये कहते हैं कि बुज़दार साहब कम से कम मिल तो लेते हैं, काम करें ना करें। शहबाज शरीफ साहब तो मिलते नहीं थे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आपके उन नाराज एमपीएस की जानिब से, जो करंट आपकी अपोजिशन के अंदर वहां एमपीएस हैं और असेंबली में बैठते हैं आपके साथ। 5 मेंबरान हैं जो जाकर बुज़दार साहब से मिले हैं। इसके ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आप इत्तेहादियों की बात तो बाद में कीजिए, सबसे पहले तो यह बताइए कि आपके अपने एमपीएस जब आपसे इतने नाराज हैं तो उनको किस तरह से आप डिफेंड करेंगे या राजी करेंगे? देखिए, जहाँ तक वो एमपीएस का जिक्र है तो ये वही 5 एमपीएस हैं कि जो आज से काफ़ी अर्सा पहले, 1 साल पहले इमरान खान साहब से मिले थे। हुकूमत बार बार इन्हीं को पैकेज करके पेश करती है, वो कोई नए एमपीएस या एमएनएस पेश नहीं कर सकी। और जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया है, इन लोगों को अगले इलेक्शन में पता लग जाएगा, क्योंकि 2018 में आपने देखा कि अवाम ने उन रहनुमाओं को बुरी तरह मुस्तरद किया जिन्होंने सियासी वफादारियाँ तब्दील की थी। तो लिहाजा ये 5 लोग अगर कोई मफादात की खातिर हॉर्स ट्रेडिंग का निशाना बने हैं, और ये पीटीआई की हुकूमत की भी आप देख लीजिए, सियासत के जो कहते थे हम बड़ी आला शफाफ रवायात के हामिल हैं, कि ये हॉर्स ट्रेडिंग से लोगों को तोड़ने की और ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से जब आप खरीदो फरोख्त की मंडी लगाएंगे तो उससे फिर सियासत और जमहूरियत में अच्छी रवायात तो नहीं बनती। लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये वो 5 खोटे सिक्के ही हासिल कर सके हैं। पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, बाकी कुछ और उन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो पुख्ता हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तान की अवाम अब मुस्लिम लीग नून और अपने कायद नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर कारबंद हैं, उस पर मजबूती से वो खड़े हैं। तो लिहाजा कोई भी ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता और चाहता भी नहीं है कि वो अपनी। लेकिन ऐसा इकबाल साहब, ऐसा नहीं है कि पार्टी मेंबरान हो या सियासी वर्कर्स हो, पॉलिटिकल वर्कर्स हो, वो उसी वक्त मुत्तहद रहते हैं जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क के अंदर हो, उनके ऊपर साये की तरह मौजूद रहे, उनको दिखाए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये तरह फरमा दीजिएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं, हमारी दुआ है कि वो जल्द रूब सेहत हों, वो कब वापस आएंगे पाकिस्तान? कोई आप एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दे सकते हैं, कोई डेट दे सकते हैं कि वो कब तक आएंगे पाकिस्तान, मियाँ साहब? जी देखिए, उनकी वापसी जैसे आपको मालूम है कि अदालत ने भी अपने फैसले में लिखा था कि जब उनके मुआलजीन और डॉक्टर्स मुतमईन होंगे कि वो अब सेहतयाब हैं और वो इज़ गुड टू ट्रैवल और सेफ हैं, वापसी के लिए सेहत उनकी अब तसल्ली बख्श है, तो वो एक दिन ज़ाय किए बगैर वापस आ जाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस जो वबा फैली, उसकी वजह से उनके बहुत अहम प्रोसीजर जो कि हार्ट के होने थे उन्हें मुलतवी करना पड़ा। और अब यूं ही डॉक्टर्स उसका टाइम देंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, तो उनके वो कार्डिक प्रोसीजर होने हैं वो होंगे। और इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, जब भी देखा गया है कि आपने देना हो किसी भी गवर्नमेंट को तो अपोजिशन का एक साथ मिलना बड़ा ज़रूरी है, और लास्ट ऑप्शन जो होता है वो तहरीक अदम एतमाद होता है। आपकी सीनियर लीडरशिप तो कहती है कि लास्ट ऑप्शन वही रहेगा, इससे पहले जो ऑप्शंस हैं उसको अवेल होता हुआ हम देखेंगे। कुछ आपकी सूबाई लीडरशिप है जिनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम अगस्त तक अगर ये कोरोना की सिचुएशन हैंडल हो जाती है तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट को कंफर्म करेंगे कि आप लोग प्लान आप लोगों का है कि आप स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे या तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? देखिए, ये हुकूमत का वसीरा है, ये इल्ज़ाम लगाती है। मुझ पे भी इनके वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि जी मुल्तान सक्कर मोटरवे पर इसने 50 अरब रुपए का नुकसान किया और पैसा खा गया। हमने कहा भी आप इसके ऊपर मुकदमा कायम करें, सबूत पेश करें, आपके पास एजेंसियां हैं, टीवी के ऊपर आके किरदार कुशी करने से तो बात नहीं बनती। और ये मंसूबा सीपैक का मंसूबा है। अगर आपको इस बात पे इतराज़ है कि चीन ने कौन सी कंपनी को ठेके के लिए सिलेक्ट किया तो उसका कसूरवार मैं तो नहीं हूँ। आप चीन जाते हैं दौरे पे, वज़ीर आज़म साहब के साथ जाएं और चीन के सदर से पूछें कि आपने अपने मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी को क्यों नामजद किया इस ठेके में बोली लेने के लिए। मैंने तो नहीं किया उस कंपनी की सिलेक्शन। तो ऐसे बेतुके झूठे बेहुदा इल्ज़ामात लगा के ये किरदार कुशी करते हैं। देखिए, अगर हमने कोई ऐसी बेकायदगी की है तो जाइए आप उसका एक मुकदमा बनाएं, अदालत के सामने सबूत पेश करें। लेकिन ये सिर्फ टीवी पे आके मीडिया ट्रायल करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं
ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये फरिश्ते हैं। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि एक जहाज का क्रैश था, उसके ऊपर जो इन्होंने पाकिस्तान की जागरसाई की है, जिस दिन इन्होंने ये तकरीर की, इनके वजीर ने जो इमरान खान साहब की फरमाइश पे तकरीर की, मैंने उसी वक्त ट्वीट कर दिया था कि अब पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाएंगी। हमारे पायलट्स पूरी दुनिया में ग्राउंड हो गए, हमारी PIA की परवाजें बंद हो गई यूरोप बरतानिया के अंदर, और हमारे ऊपर सवाल उठ गए दुनिया के हर टॉक शो में। हमारे दुश्मन मुल्क भारत के अंदर हम लतीफा बन गए। भाई दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस तरह अपनी डर्टी लिनन धोता है दुनिया के सामने जाके? ये लोग तो नाअहल हैं, इनको पता नहीं कि इनके कहे की क्या हैसियत है, हुकूमत चलाने का क्या तरीका है। जहाँ तक करप्शन है, मुझे आप बताइए कि हमारे 5 सालों में चीनी की कीमत 52 रुपए थी, जिनके दौर में 90 रुपए हुई। हमने कहा जनाब पता करें 90 रुपए किसने किया? अच्छा जी कमीशन बनाएंगे। कमीशन में जब अपने लोगों का नाम आया तो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही बदल दिया और कहा जी 1947 से शुगर इंडस्ट्री की इंक्वायरी करेंगे। मतलब ये है कि किसी को भी नहीं पकड़ना। BRT देखें क्या हुआ है। इसी तरह दवाइयों का स्कैंडल आपके सामने आया कि उसके अंदर क्या कुछ हुआ, उस वजीर को वहां से हटाया और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। ये सब कुछ इमरान खान की नाक के नीचे, पैरों के नीचे हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, वहां पे इमरान खान ने अपने चहेते को चेयरमैन लगाया हुआ है। 43 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, 43 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को। वो कहाँ गई है? उसका क्या जवाब है? उसका क्या हिसाब है? क्या उसका कोई फॉरेंसिक ऑडिट करेगा? अभी आपने देखा, परसों पता चला कि यूटिलिटी स्टोर ने 8 रुपए महंगी चीनी जो शुगर मिल्क पेशकश कर रही थी उससे ज्यादा खरीद ली है। तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का इसमें खाचा मारा है। किसने जेब भरी है? कोई बताने वाला है? अभी पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल हुआ कि एक शॉर्टेज क्रिएट की गई, ऑयल को स्टॉक किया, 25 रुपए बढ़ा के एक रात में अरबों का फायदा दे दिया उन स्टॉकिस्ट को। किसने पैसा बनाया? अगेन हसन इकबाल साहब, मेरा सवाल कुछ और था, आपके जवाब आप कुछ और आ रहा है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं मेरा क्वेश्चन। आप लोग तहरीक अदम एतमाद वफाकी हुकूमत के खिलाफ लाने की पोजीशन में हैं? अगर हैं तो कब ला रहे हैं? क्योंकि आपकी सूबाई जो लीडरशिप है वो यही कह रही है कि हम तहरीक अदम एतमाद अगस्त तक ला सकते हैं। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तहरीक अदम एतमाद उस वक्त कामयाब होगी जब MQM और काफ लीग हुकूमत का साथ छोड़ेंगी। अगर MQM और काफ लीग हुकूमत के साथ बैठी रहेंगी तो फिर उनको अददी तौर पे नंबर हासिल रहेंगे और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं, जो उनके अंदर अबतरी आ रही है, खलीफ जमातें भी सियासी दबाव का शिकार हैं अपने मेंबरों से। MQM एक मिडिल क्लास पार्टी है, वो किस तरीके से अपने वोटर्स को जस्टिफाई करेगी कि वो एक ऐसी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है कि जो मुआशी मुश्किलात पैदा कर रही है, जो बिजली गैस महंगी कर रही है, जो महंगाई बर्पा कर रही है, जो रोजगार खत्म कर रही है और जो कराची को बिजली भी फराहमी यकीनी नहीं बना सकती। तो इस तरह MQM पर भी दबाव बढ़ रहा है। काफ लीग भी कितनी देर तक इनका साथ देगी, और जब इस हुकूमत के ये दो हलीफ खेलेंगे तब यकीनन तहरीक अदम एतमाद साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब एहसन इकबाल साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ मौजूद जहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे दीगर गेस्ट पैनलिस्ट भी जो काफ़ी देर से तवक्कुफ किए हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा हमारे। मैं अपने बाकी गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं और मेरा पहला सवाल फैसल करीम कुंडी साहब से होगा। फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे आसान तरीका है कि दूसरों पर डाल दिया जाए और सियासत का शायद सबसे अच्छा फार्मूला भी यही है कि सब कुछ माफियाज कर रहे हैं या सब कुछ पुरानी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, और ख़ास तौर पर जब बात -1 की आती है तो अपोजिशन की तरफ से इतनी हाहाकार शायद हुई हो ना हुई हो, खुद गवर्नमेंट की अपनी बेंचेस से ज़्यादा हुई है। तो इसकी रीज़न क्या समझ में आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो यही सुना था अपोजिशन में, जब PTI की जमात अपोजिशन में थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास इस मुल्क को
आगे चलाने के लिए या इस मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए 200 जो है इकोनॉमिस्ट हैं या अरस्तू हैं जो कि हम इसको इस बहरान से उस मुल्क को निकाल देंगे। अब जाके उनको ये पता चला, क्योंकि इनके जो सदुमर साहब है उस भी फाइनेंस कमेटी में मौजूद थे, बल्कि चेयर कर रहे थे, इनको पता है कि मुल्क की क्या सिचुएशन थी। अब जब इनको हुकूमत मिली, अचानक इनको ख्वाब आया कि जी ये मुल्क तो जो हमने सोचा था वैसे नहीं है, तो बहुत इन्होंने, ये तो हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी बात है कि इनको ये कहीं 1947 में मुल्क नहीं मिल गया था, वरना ये तो फिर अंग्रेजों पे और गांधी पे डाल देते कि हमें गांधी ने ऐसा मुल्क दे दिया है। अब आपको मुल्क मिल गया है, बहरान बिल्कुल मुल्कों में होते हैं। आप मुझे बताएं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 में हुकूमत मिली थी तो हमें डिक्टेटर ने एक बारूद से भरा हुआ पाकिस्तान दिया था। हमें ये बताया गया था कि पहाड़ की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स मौजूद हैं, दहशतगर्दी हो रही थी, सुसाइड अटैक्स हो रहे थे, टारगेट किलिंग हो रही थी, बम धमाके हो रहे थे। हमने तो ये उस मुल्क को अमन की तरफ लेके गए, हमने इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने की तरफ गए। अगली हुकूमत आई, उसने उस पर काम किया। इनको तो एक ऐसी हुकूमत मिली जहाँ पे दहशतगर्दी के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और अब ये कहते हैं कि जी हमें तो जो माजी में, देखें जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो आप कहें जी चोर और डाकू हैं। भाई आपके पास आपको किसी पे, अब ये कहते हैं कि जी ये नवाज शरीफ दौर में इन्होंने डाला था, ठीक है हम मान लेते हैं नवाज शरीफ ने हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। आपके दौर में तो आपको कुछ नहीं मिला ना हमारे खिलाफ, वरना आप केस बना लेते थे। तो मतलब है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, हमने करप्शन नहीं की, आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन जब इनके लोग पूरे उसमें स्कैंडल्स में आ जाते हैं, साबित हो जाते हैं, किसी को अच्छी वजारत दे देते हैं, किसी को मुल्क से बाहर निकाल लेते हैं। हमें पहले ही नहीं पता था कि इनके पास 200 अरस्तू नहीं 200 जो है इनके पास कारोबारी शख्सियात हैं, पाकिस्तान ठेके पे देना चाहते हैं। बाय द वे वो शख्सियात पहले आपके साथ भी काम करती रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरा इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या आप लोग -1 के हक में हैं, या जिस तरह PMLN समझती है कि वो इस हक में नहीं है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर परफॉर्म कर रही है तो अपना टेन्योर पूरा करे, बाय हुक और क्रुक पूरा करे, ताकि पता चले कि परफॉर्मेंस क्या रही है? देखिए पहली बात तो ये है कि जो बदतरीन जो है जमहूरियत जो है वो अमरीत से बेहतर होती है, ठीक है। हम -1 फार्मूला जमहूरी तरीके से चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मुल्क में जो है गैर जमहूरी वो हो। -1 फार्मूला देखें, ये भी बाबंगे दौला में कहते थे जी -1 जब ये पोजीशन में होते थे। हम कहते हैं कि देखें इस वक्त जो है मेंगल साहब इनको छोड़ गए हैं, इनके अपने लोगों की, जैसे अभी अपने बात की PTDC की, और जो मतलब ये कह रहे थे कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी से निकालेंगे, जो इनका प्रोसेस शुरू हुआ पड़ा है, ठीक है। इनके अपने MNAs इनके खिलाफ हैं। तो इस वक्त क्योंकि वजीर आजम जो है बड़े नैरो मार्जिन से वजीर आजम बने थे, इनको एतमाद का वोट लेना चाहिए। एक जमहूरी तरीका है, एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेगा, इनके पास लोग हैं तो एतमाद का वोट ले लें। जिस दिन हमारे पास मेंबर पूरे हुए और हम इस पोजीशन में हुए कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है पोजीशन में, तो हम बिल्कुल अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं। नया वजीर आजम आ सकता है, वो अर्ली इलेक्शन भी अनाउंस कर सकता है। हर जमहूरी मुल्कों में मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, अदम एतमाद की तहरीकें भी होती है। लेकिन हम किसी भी उंगली के इशारे के या किसी और इशारे के इंतजार नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाएंगे। क्योंकि आज दिन ऐसा है 5 जुलाई का दिन है जी, आज ब्लैक है पाकिस्तान में। और कभी भी हम ये नहीं कहेंगे गैर जमहूरी ताकतें हैं, हम कहते हैं जमहूरी तरीके से अगर हमें आज हमारे पास मेंबर पूरे, हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे इस हुकूमत को चलता करने में। एब्सोल्युटली राइट। मैं जरा सेनेटर खटक साहब को शामिल करता हूँ। खटक साहब, आपने सुन ली होगी बात, लेकिन यहाँ पर बात शेख रशीद साहब की भी हमारे जहनों में है। वो कहते हैं कि अगर -1 हुआ तो समझिए ये -3 है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है सर, इसका मतलब क्या है, जरा इसकी तो वजाहत कर दीजिए। वैसे तो वो खुद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पार्टी के अलाए हैं तो वो आपको भी पता होगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आपने सही कहा, वो हमारे पार्टी के अलाए हैं, हमारी पार्टी की नहीं है, उनका एक अपना व्यू है इसके बारे में। और साथ ही साथ उन्होंने इसके अंदर ये भी कहा कि इनको नहीं चाहिए कि अपना गंदे कपड़े लोगों के सामने या डर्टी लिनन पब्लिक वॉश ना करें। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट इटसेल्फ कि -1 -3 ये भी एक किस्म की बात मीडिया पर मेरे हिसाब से मौजूद बात की थी करने तो आप लोगों ने शुरू की है ना सर। अली मोहम्मद खान साहब ने भी ट्वीट किया और उसमें लिखा कि अगर -1 का किसी ने सोचा तो जमहूरियत माइनस हो जाएगी। जमहूरियत के माइनस होने की बात उन्होंने की है। अली मोहम्मद खान साहब के तो आपकी पार्टी के वजीर है ना सर, वजीर मुमलिकत हैं। तो -1 जैसे कुंडी साहब ने कहा, -1 ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये जब भी इनकी हो सकता है, ये तो जमहूरी हक है कि अगर वो एक नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते हैं और उनकी मेजॉरिटी इतनी वोट इतना बैंक इतना हो कर सकते हैं, वो क्या ले आए। क्या नजर आया अभी बजट में, क्या नजर आया बजट में? पिछले साल 29 से इनने हारा था हमसे, अब ये 41 से हारे, बल्कि 9 जो हमारे कोविड की वजह से ना डालते ना आए
वो भी डाल लें तो ये 21 से चला गया 50, डबल हो गया तकरीबन, डबल हो गया। मतलब इनकी तो स्ट्रेंथ ही लूज होती जा रही है अपोजिशन की। अपोजिशन आपस में ही नहीं मिले हुए, पहले आपस में मिल लें, अपनी स्ट्रेंथ बना लें, अपने लोगों को साथ करें, अपने लोगों को कहें कि हमारे साथ राब्ते ना रखें। वहाँ MNAs हैं या सेनेटर्स, जब हमारे साथ बैठते हैं तो हमें बात करते हैं, देर ऑल पर तोड़ रहे हैं अपना कि ये PTI में किस तरह आ जाए। सबको नजर आता है फ्यूचर PTI के अंदर है, और सबको ये भी पता है, ये पीपल और खुर्दी साहब बात कर रहे हैं, बाकी भी जो पीपल पार्टी PMLN की बात करते हैं, वो उन सबको जो हमारे साथ प्राइवेट नहीं मिलते तो उनको पता है कि हमारा लीडर चोर है। पीपल्स पार्टी वालों को पता है, PMLN वालों को भी विद इन अस अनऑफिशियली लॉबीज के अंदर इधर उधर कहीं मिलते हैं तो वो ये बात ही करते हैं कि यार बस मॉरली बात ना करो, एविडेंस की बात करो। मॉरली आप जीत जाओगे, एविडेंस आपके पास भी नहीं। एग्री, इनके खिलाफ एविडेंस लाना, इस वाइट कॉलर क्राइम एविडेंस लाना, अकाउंटेबिलिटी करना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं तो पहले दिन से ये आपको कह रहा हूँ कि जी ये बड़ा मुश्किल काम है। जब तक जो एक नैब का कानून है कि आपके पास अगर बियॉन्ड योर मीन्स आपके पास कोई जायदाद है जिसका आपके सोर्स नहीं पता चलता, उसको प्रूव करना आपका काम है कि ये पैसा आपके पास किधर है। वो चीज है तो फिर चलेगी, वो चीज होएगी तो पाकिस्तान आगे तरक्की करता रहेगा। वरना ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, आजकल हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को ये सिखा रहे हैं कि क्राइम करो लेकिन इतनी सफाई से करो कि तुम अदालतों में फंसे ना। लेकिन सर आप बड़ी सफाई से मेरी बात का जवाब नहीं आपने दिया और आप गोल कर गए। मैंने आपसे पूछा कि आपकी अपनी पार्टी के लोग क्यों -1 की बात कर रहे हैं, उनको तो नहीं करनी चाहिए, कम से कम दूसरी पार्टी करे तो उसका जवाब भी देने से गुरेज करना चाहिए। ये बात करने की है ही नहीं। फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर जब ये बात होगी तो दूसरों को तो मौका मिलेगा सर। लेकिन जहाँ क्योंकि इधर उधर बातें हो रही थी अपोजिशन वाले -1 की काफी अरसे से, अभी क्या बड़े पुराने अरसे से बात, काफी अरसे से बात, और कुछ है नहीं बात उनके पास। देखिए PTI इज विद इमरान, विदाउट इमरान देयर इज नो PTI। ये जो बाकी जो सारे जो है ना MNAs मिनिस्टर्स वगैरह, ये सारे इमरान खान की वजह से इधर बैठे हुए हैं, आए भी इधर हैं, इसी की वजह से आए। मेजोरिटी 95% आएगा, 5% शायद अपने वोट से आ जाता। लेट्स कॉल ए स्पेड, ये फैक्चुअल बात है। उसकी जो आइडियोलॉजी, जो सोच है, जो उसकी आइडियोलॉजी सोच में लाइन चलेगा वो आगे चलता रहेगा। जिस दिन वो कोई भी हो, सेनेटर हो, MNA हो, मिनिस्टर हो, जब उसने कोई मैल प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस में किया, अनलाइक अदर पार्टी, ठीक है, करके वो इंग्लैंड जाकर बैठा होगा। एब्सोल्युटली राइट। मैं जरा इमरान याकूब खान साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, हमारे उस्ताद मोहतरम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने तवक्कुफ़ किया, आपने सबकी गुफ्तगू सुन ली होगी। ये क्या सिलसिला है कि जब भी डालना हो तो दूसरों पर डाल दो, सब माफियाज पर डाल दो, पिछली गवर्नमेंट पर डाल दो, और उसके बाद जब परफॉर्मेंस की बात आए तो आप हमेशा यही कहते हैं कि जी ये जो कर रहा है माफिया कर रहा है, और उसका कुछ सेगमेंट अगर देखते हैं तो वो हमें इर्द गिर्द भी दिखाई देता है। उससे डील करने की बजाय सब माफिया पर डालना और फिर अपने मुंह से ही -1 की बात करना या -3 की बात करना, ये कितना संगीन है जमहूरी प्रोसेस को अगर देखा जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी साहब, बात ये है कि ये मेरे दोनों मोहतरम इंतहाई सेनेटर नुमान साहब भी और फैसल करीम कुंडी साहब भी जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपने इनसे सवाल किया, इन्होंने कोशिश की उसको बड़ी खूबसूरती के साथ गोल करके तो अपनी मर्जी की बात कर। बिल्कुल ऐसा ही है। बात ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और कोशिश करूंगा इन दोनों ने जो बात की है उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर लूँ। ठीक है सर, बात अब शुरू कर लेते हैं -1 से जी। -1 से अगर आप शुरू करें तो आप ये कहते हैं कि इनकी पार्टी के लोग क्यों बात करते हैं। इनकी पार्टी के सरबराह, इनकी पार्टी का वो बम्बू जिनके गिर्द वो पार्टी घूमती है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को अगर आप अलग कर दें तो PTI वाकई कोई नहीं है। वो उस इमरान खान, उस पार्टी का नाम इमरान खान पार्टी रख दें, तरीके इंसाफ रख दें, तरीके जुल्म रख दें, तरीके फैसला रख दें, कुछ भी रख दें, तो वो सब लोग उनके साथ हैं। अब बात ये है कि वो जब खुद आके -1 की बात करते हैं, वो खुद जब इस बात का शिकार नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जनाब मैं अगर माइनस हो गया तो कोई बात नहीं, हम ये छोड़ेंगे नहीं, ये होगा वो होगा, तो फिर बाकी बात क्या रह जाती है। अब उसकी बात पे आ जाते हैं। आपने अली मोहम्मद खान साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाएगी। उसके बाद फैसल वाडा साहब उससे भी ज्यादा गुस्से में आ गए जी। उन्होंने टीवी प्रोग्राम में जो कुछ कहा मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, आपको पता ही है उन्होंने जी, पता है, मुझे पता है। उन्होंने कहा जी वज़ीर चॉप कर देंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। अब जब इनकी बातें इस तरह से, ये इनके टॉप लीडरशिप जो है वो इस तरह की बातें करेगी, इनके वफाकी वुज़रा इस तरह की बात करेंगे, तो फिर
बात होगी। जी। अब आ जाते हैं शेख रशीद साहब के बयान की तरफ। जी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं उनको खबर बनाने का और खबर में रहने का फन आता है। वो कोई ना कोई फुलझड़ी ऐसी छोड़ते हैं जिसके साथ वो एक नई बहस शुरू कर दें। अब उन्होंने जो तोजी पेश की है वो दो तरह की है। वो एक तीर से दो शिकार करके कैसे गए हैं। उन्होंने कहा जी -3, अब -3 में क्या बात है। ये उन्होंने मैसेज दिया है असद उमर साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, जी हाँ, कि जनाब आप जो ये देख रहे हैं ख्वाब के शायद अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना रहे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ये ख्वाब देखना छोड़ दें, ये नहीं होगा। दूसरी तरफ अब फैसल करीम कुंडी साहब को और मियां शहबाज शरीफ को यानी अपोजिशन वालों को उन्होंने क्या मैसेज दिया है, उनको उन्होंने मैसेज दिया उसी बात में कि जनाब अगर -1 होगा तो -1 नहीं होगा, -3 होगा, फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, नून लीग के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, फिर ठन गोपाल होगा। हाँ जी, तो फिर ठन गोपाल होगा और जो सोचेंगे वो हल्के, जो ये -3 करेंगे फिर उनकी मर्जी चलेगी, फिर आप लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। राइट। अच्छा इमरान याकूब खान साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। एक आपके जवाब के अंदर से ही एक सवाल निकला है, पूछना बड़ा जरूरी है आपसे। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ का नाम बदलकर इमरान खान पार्टी रख दें, लेकिन अगर PMLN को देखा जाए तो PMLN के साथ नून लगा हुआ है, यानी नवाज शरीफ लगे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब का मतलब कि पार्टी नवाज शरीफ साहब की वजह से पहचानी जाती है, सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनको भी देखा जाए तो भुट्टो साहब के साथ एसोसिएटेड है। तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स तो है ही पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, तो फिर हम कैसे ये समझ लें कि इमरान खान साहब के बगैर पार्टी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। जमील साहब बात ये है, मैं बात अर्ज करूं, आप इसको खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और खास तौर पे हमारे खित्ते में आप ये देखें, इंडिया को देख लें, गांधी के बगैर क्या थी कांग्रेस जी, उनके बगैर कोई कांग्रेस नहीं है। बांग्लादेश को देख लें, हसीना वाजिद को देख लें, शेख वाजिद को देख लें, ये सारी चीजें। इसी तरह अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, उनको भुट्टो का नाम लगाने के लिए अपना नाम चेंज करना पड़ा, अपने नाना का नाम साथ शामिल करना पड़ा। जी हाँ। मुस्लिम लीग नून यानी वोट बैंक नवाज शरीफ का है, उनको अपना नवाज शरीफ का नून लगाना पड़ा, ये बताने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो असल में नवाज शरीफ की जमात है। बात इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो PTI, बेशक उन्होंने PTI इमरान ग्रुप तो नहीं लगाया या PTI एन तो नहीं की, लेकिन बात ये है PTI का मकसद इमरान खान ही है। इमरान खान का अपना एक करिश्मा है, यहाँ थर्ड वर्ल्ड में एक शख्सियत पे बेस सियासत होती है। अब उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे ये जरूर अर्ज करना चाहूँगा कि हमें जब तक हम इन शख्सियात के सखर से निकल के इस मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, उस वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आपने जो माफियाज की बात की, मुझे अभी जी बोले फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इन्होंने जो ये कहा, इन्होंने ये कहा था कि जी 200 हमारे पास दिमाग है, हमने काम किया है। इन्होंने ये भी कहा था, दावा किया था कि 200 अरब रुपए आ जाएंगे, 100 अरब जो है हम वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेंगे और दूसरे IMF के और दूसरे से हम ये काम चला लेंगे। इनका ख्याल था कि ये जब आएंगे तो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, मसला हल हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है, कल इन्होंने देखे कि 2 साल हुए हैं इनके, और इन्होंने जो रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स करनी थी, इन्होंने जो चेंज लानी थी, इन्होंने जो टैक्स नेट बढ़ाना था, कल इन 2 सालों में, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए और FBR के 4 चेयरमैन चेंज, 4 चेयरमैन, बिल्कुल दुरुस्त। आई सेकंड यू ऑन दिस। आई सेकंड यू ऑन दिस। सर मैं दूसरे गेस्ट पैनलिस्ट को भी शामिल कर लूं, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं, आई विल गिव यू द टाइम। मैं जरा शामिल कर लेता हूं दोबारा से सेनेटर साहब को। सेनेटर साहब, एक तो आपने याकूब खान साहब की बात सुन ली होगी, उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स के हवाले से काम तो कुछ नहीं होता, FBR के 4 चेयरमैन चेंज हो गए। इसी तरह आप पंजाब के IGs देखें तो कम से कम 5 IGs बदले गए हैं, और खुद खान साहब एक तरफ खड़े होकर यह कहते हैं कि अगर एक इदारे के 10 साल में 11 सरबराह तब्दील होते हैं, यानी PIA के, तो तबाही की तरफ जाता है। और आप इस तरह ब्यूरोक्रेसी में इतनी सारी उखाड़ पिछाड़ कर देते हैं, तो वो फिर कैसे एग्जिस्ट करेगी ठीक से? एक तो इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ आपसे। देखिए जी, जहाँ तक नौशीन चेयरपर्सन FBR का चेंज का ताल्लुक है, उनकी जगह जावेद गनी आए जी,
जावेद गनी इज फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट जी। और अब भी जो नज़र आ रहा था कि जो पाकिस्तान में हम रेवेन्यू नेचुरली हम सब आप सब हमारे अपोजिशन वाले भी सारे जो भी पाकिस्तानी चाहता है रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। रेवेन्यू इंक्रीज सबसे बड़ा लीकेज जो हो रहा है वो कस्टम्स में हो रहा था, जो बॉर्डर्स पर हो रहा था और हमारे इंटरनल जो बॉर्डर्स पर भी और स्मगलिंग भी हो रही थी एंड ये भी हो रहा था, ये जो नॉर्मल जो इम्पोर्ट होता है उस पर अंडर इन्वाइसिंग वगैरह हो रही थी। तो उसके लिए आपको द राइट पर्सन इज समवन फ्रॉम द कस्टम और जो बड़ा फॉरेन क्वालिफाइड। मसला सारा यही है ना, राइट पर्सन मिल नहीं रहा ना, मसला सारा यही है। यही पंजाब की पुलिस के अंदर राइट पर्सन नहीं मिल रहा था और फिर ये एफबीआर के अंदर और बाकी जगह पर भी हम देख रहे हैं, वो तो सारे मामलात इसी तरह से चल रहे हैं। और उसके बाद फिर राइट डिसीजन की भी बात आ जाती है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तरफ बयान देते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी के लिए गुंजाइश महदूद की जा रही है, उनका इशारा 18वीं तरमीम की जानिब है, यानी जहां जहां जरूरत पड़ रही है गवर्नमेंट चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट तो कर रही है ना, तो अपोजिशन का चीखना भी तो अपनी जगह पर दुरुस्त है। देखिए अब पहले तो मैं आपको वो बात ख़त्म कर दूं कि ये जहाँ तक किसका ताल्लुक है चेंज करने का, तो नेचुरली हम चेंज करेंगे, राइट मैन एट द राइट जॉब और गिवन जो लोग हैं इनमें से करना है ना। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले फिर वो बात आ जाती है, फिर आप लोग कहते हैं कि आप पुराना केस को क्यों नहीं छोड़ते, लेकिन ये जो लोग हैं ये डिपार्टमेंट्स में जो स्टेट ओन एंटरप्राइज में ये वही पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, उनको लेकर आगे चलना है, आप उसको ठीक करने का ताल्लुक है। जहाँ तक आपने बात की आपका 18th अमेंडमेंट की आपकी बात की, 18th अमेंडमेंट कोई वो नहीं, अगर ये 1973 की आइन इतनी ठीक थी तो इतनी 26-28 अमेंडमेंट्स क्यों होगी इसके अंदर? तो अमेंडमेंट्स होती हैं, आपने अमेंडमेंट्स को रिविजिट करना होता है और उसके अंदर कुछ अगर आपको कोताही नजर आती है तो चेंज करना चाहिए। 18th अमेंडमेंट में आपको बताता हूँ क्या है आपका, अगर आप इतना कहते हैं कि इसका सब कुछ ठीक है तो ड्राफ्ट प्रोविंशियल ड्राफ्ट्स क्यों नहीं बनी? क्यों अभी भी सारे रेफर कर देते हैं सबको फेडरल गवर्नमेंट को? सबने सरेंडर कर दिया कि जी फेडरल गवर्नमेंट करेंगे। क्यों हुआ टेक्निकल एजुकेशन जो है क्यों सरेंडर किया हुआ है नेफ्टेक को? क्यों नहीं खुद करना चाहते हैं? तो इस तरह बहुत एक नहीं, ईओबीआई सोशल सिक्योरिटी गैरत हर सब्जेक्ट उनको ही है, लेकिन ईओबीआई क्यों नहीं आपका प्रोविंशियल आप करना चाहते? तो इसके अंदर जो 18th अमेंडमेंट और ये अगेन टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपके ये जितना कुछ पैसा जमा होता है आपको 57.5% तो आपका चला जाता है सूबों को, बकाया जो बचता है इज इट इनफ कि आप अपना लोन सारे सूबों के लिए लोन लिया था उसको भी पे बैक करो, फौज को भी दो, तनख्वाही भी दो, फिर आप पास पैसा क्या रखा है? तो आप अगर उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उसके साथ सोल्यूशन भी देना कि जी ये जो है ना कि ये ठीक है, आप पास 42.5% पैसा मिलता है, टोटल पैसा आपको फेडरल गवर्नमेंट को मिलता है, इसको इस तरह खर्च करें, इधर इधर आप रेवेन्यू और जनरेट करें। शायद अब्बासी साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आकर कहते हैं कि पीएचडीपी 650 से 5000 बिलियन कर दो, बहुत सही बात, मैं एग्री करता हूँ। पैसा किधर से आएगा? ये भी बोले ना, ये भी बड़ा इशू है, बड़ा इशू है। टैक्स लगाते हैं तो आप चीखते हैं। बिल्कुल। जब हम आप जो आपके जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 30 रुपए जो मैक्सिमम लिमिट है उस पर किया तो आप चीखे सारे, कहाँ से पैसा आएगा? मैं आपका यही सवाल कुंडी साहब की तरफ ले जाऊँ। कुंडी साहब अब देखें ना, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि 18वीं तरमीम के हवाले से बयान है। जमील साहब। जी सर इमरान साहब फरमाइए, मैं इमरान साहब को शामिल कर लूं, पहले कुछ कहना चाह रहा हूं। जी जमील साहब, मैं एक लाइन में सिर्फ सेनेटर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं जी, जो इन्होंने बात की राइट मैन फॉर द राइट जॉब पे। जी जी। जावेद गनी साहब के बारे में पूरे एफबीआर में आप किसी से पूछ लें, हाँ। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये होम्योपैथिक है, हाँ। इनका कोई ना फायदा ना नुकसान। हाँ। ये 8 महीने जो पिछले ये रहे हैं, इनकी जो अभी थी मेंबर ऑपरेशंस, इनकी कारकर्दगी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने राइट मैन फॉर द राइट जॉब है। दूसरी बात ये कि ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब की वजह से नहीं हुआ। वजीर आजम हाउस में इस वक्त पावर के सरचश्मे 2 हैं, एक है आजम खान साहब, दूसरे हैं अरबाब शहजाद साहब। नौशीन साहिबा का मसला था अरबाब शहजाद साहब से। जी हाँ। वो समझते थे कि उनकी मर्जी के मुताबिक वहां पे पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं हो रही, इसलिए वो उन्होंने उनको तब्दील करवा के वहां से हटवा दिया और इनको ले आए। राइट, एब्सोल्युटली राइट। फैसल करीम कुंडी साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले, नॉट एट ऑल एब्सोल्युटली राइट सर, आप अपने जवाब देने का हक रखते हैं, आपका जवाब आ गया। मैं जरा फैसल साहब की तरफ चलता हूं। फैसल साहब, 18वीं तरमीम के ऊपर बिलावल साहब का बड़ा सख्त बयान है और वाकई ऐसा हो रहा है कि हुकूमत चाहती है कि 18वीं तरमीम का खात्मा हो जाए और सूबों को जो खुद मुख्तारी मिली हुई है, जो आपकी नज़र में खुद मुख्तारी है, वो खत्म हो रही है।
देखिए पीटीआई के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक शोशा छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि लोगों का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, फिर उसके ऊपर जो है हमेशा ये चले जाता है बैकफुट के ऊपर जी। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे भाई ने बात की कि जी हम 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट्स आनी चाहिए जी। अब अगर आप देखें इनको तो पहली बात ये कोई चीज अपने पार्टी वालों को सिखाएं भी सही ना, वो कहते हैं 18वीं तरमीम रोल बैक करना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि 18वीं तरमीम में कितने शिके हैं, पहले ये तो बता दें कि 18वीं तरमीम में कितने शिके हैं, कौन सी शिक पे आपको एतराज है। अब ये कहते हैं सुबह खुद मुख्तारी ना हो, यही अब मैं क्या बोलूं, अब इनके जो पार्टी के लीडर हैं वो तो केपीके में जब खड़े होते थे और बलूचिस्तान में खड़े होते कि यार सुबह खुद मुख्तारी बहुत अच्छी चीज है। अब जो है ना पहले फंड मरकज के पास होता था, अब जो है हम सुबह खुद मुख्तारी हम सुबह खुद टच करेंगे और मैं इसका बड़ा जो है मुतबिद हूँ। अब जब कौमी हुकूमत आए कहते हैं सुबह के पास फंड है, अब सुबह उन्हीं मैं कौमी में बैठा, मुझे तो सुबह कुछ नहीं देते हैं। तो पहले अपने बयानियां ठीक कर लें कि इनके इशू क्या है। अब प्रॉब्लम यह है कि देखें अभी तो इनको 2 साल हो गए, 2 साल में ये भी कुछ दिखा नहीं सके। 2 साल में तो बच्चे भी की उंगली भी पकड़े तो वो भी चलना सीख जाता है। पहले ये कहते थे कि जी अब ये नहीं कहते कि हम अपने वादे पूरे करेंगे, अब इनका बयान ये आ गया कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। वो काम तो इन्होंने जिक्र नहीं किया कि हम अपना होता है। अब देखें हम तो ये कहते हैं कि आपने जो वादे किए हैं, आपने लोगों के साथ कमिटमेंट किए हैं, आपने जो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देनी थी आपने तो पूरा पे बिठा दिया है कि पे चलेगी नहीं और ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलनी नहीं है। अब पे कहीं चलेगी तो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत तो पता चलेगा कितनी इज्जत मिलती है। फिर जो और चीजें अब देखें न्यूयॉर्क के होटल का चक्कर आ गया तो कौन बीच में इन्वॉल्व था, या अजीम मुशर्रफ इन्वॉल्व था या जुल्फी बुखारी थे, किन के नाम आते हैं। अब ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से नहीं चलता, बिल्कुल पीएसपीएम के व्हाट्सएप पे हमारी पंजाब और केपीके की हुकूमत चलती है। फिर ये कैसे वापस करेंगे। आप कहते थे कि जंगला बस जो है ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, आपने केपीके में आप कह रहे हैं कि हम कर्जे में थे, आपने केपीके में कर्जे ले लिए, 100 अरब तक आपने अपनी बीआरटी पहुंचा दी है, न खत्म होने वाला मंसूबा आपने बना लिया। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा अब कुंडी साहब आपकी शायद आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। मैं इसी दौरान एहसन इकबाल साहब से एक सवाल कर लेता हूँ। एहसन इकबाल साहब, अरशद मलिक साहब बरतरफ हुए और नून लीग के कैंप में जो सिचुएशन है वो हम तक पहुंच रही है, आप इसके ऊपर फाइनली क्या कमेंट करेंगे एहसन इकबाल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो मैं दोबारा अपने उस मौक़िफ़ को दोहराऊंगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले दिन से इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिला और उनके खिलाफ एक इंतकामी बुनियादों के ऊपर फैसले किए गए। और बिलखसूस जो जज अरशद मलिक थे, जब उनकी वीडियो मंजर आम पर आ गई और उसके ऊपर उनको अपने ओहदे से पहले सस्पेंड किया गया फिर ट्रांसफ़र किया गया, तो हमने तो उसी वक्त कहा था कि नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाएं हैं उनको फौरी तौर पे कलअदम करार दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप एक एग्जामिनर को कहें कि वो एग्जामिनर इस लायक नहीं है कि वो इम्तिहान ले सके, लेकिन अगर उसने किसी को फेल कर दिया है तो वो फेल ठीक किया है। तो वो जज साहब अगर इस काबिल नहीं थे कि वो इंसाफ कर सकें और उनको पहले ट्रांसफ़र किया गया, सस्पेंड किया गया और अब उनकी जॉब से बरतरफ भी कर दिया गया है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो सज़ा वो उस वीडियो के दबाव की वजह से देकर गए जिस पर ये सारा मामला शुरू हुआ वो दुरुस्त थी, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है। लिहाजा ये एक और अल्लाह ताला की तरफ से सबूत है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई है, उनको इंसाफ नहीं दिया गया। और मैं अदलिया से उम्मीद रखता हूँ कि अब इस इकदाम के बाद अदलिया नोटिस लेगी और नवाज शरीफ साहब की उस फैसले को कलअदम करार देगी। जनाब एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थी, गेस्ट पैनलिस्ट ने भी हमें बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, हमारी तरफ से यही कुछ, दोबारा हाजिर होंगे, जा दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।